हाँ बाबू लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्नोट्स इंजन या कार्नोट साइकिल के बारे में, है ना। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था हीट इंजन। एक्चुअली जो हम लोगों ने हीट इंजन पढ़ा था, आज भी वो हीट इंजन के बारे में ही पढ़ना है। अंतर सिर्फ ये है कि जो हीट इंजन हम लोगों ने पढ़ा था वो उसमें जो हीट एनर्जी का वेस्टेज था वो बहुत ज़्यादा होता था। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कहीं पे वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा हो किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी मशीन में, तो हम लोगों का कोशिश ये होता है कि कुछ ऐसा प्रिंसिपल अप्लाई करा जाए जिससे कि वो वेस्टेज कम से कम हो, है ना। तो यहाँ भी वही चीज़ है। कार्नोट्स इंजन, ये कार्नोट्स प्रिंसिपल है जिसका यूज कार्नोट्स ने एक प्रिंसिपल बनाया था जिसका यूज हीट इंजन में करने से उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता था। जो वेस्टेज ऑफ हीट एनर्जी था वो बहुत ही कम होता था, है ना। तो ऐसा नहीं कि ये कोई अलग टाइप का इंजन है। जो हीट इंजन हम लोगों ने पढ़ा था वही है, सिर्फ अंतर क्या है कि पहले जो हीट इंजन हमने पढ़ा था उसमें इनका कोई प्रिंसिपल नहीं था। अब जो हीट इंजन पढ़ने जा रहे हैं उसमें कार्नोट्स ने जो प्रिंसिपल बतलाया था उस प्रिंसिपल को उसमें यूटिलाइज करेंगे। इनका प्रिंसिपल जब हीट इंजन में हम लोग यूटिलाइज करते हैं तो वेस्टेज कम होता है और उसका एफिशिएंसी ज्यादा हो जाता है। हम लोग यही चाहेंगे कि एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा मिले, है ना, वेस्टेज ऑफ एनर्जी कम से कम हो। यहाँ पे देखें, पहले हम लोग देखते हैं कार्नोट साइकिल के बारे में। यहाँ पे ध्यान दें, इस तरह का एक साइकिल है। कार्नोट ने एक साइकिल के रूप में प्रिंसिपल दिया था। हालांकि इसका डिटेल हम लोग बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, है ना। अभी बस सिंपली हम लोगों को जितना इंफॉर्मेशन चाहिए उतना समझें। ये पहली बात तो ये है कि जो भी इंजन है वो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करता है और साइक्लिक प्रोसेस बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस का एक कॉम्बिनेशन होता है ना। तो ये जो कार्नोट प्रिंसिपल जो है, कार्नोट साइकिल जो है वो 4 स्टेप्स में काम करता है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। जो पहला प्रोसेस है ए बी, वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में क्या करता है, वो सोर्स से कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। बी टू सी एडियाबेटिक होता है। सी टू डी कुछ हीट एनर्जी वो रिजेक्ट करता है टू दी सराउंडिंग और ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। और डी टू ए दैट इज एडियाबेटिक। तो आपको इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ हम लोगों को इतना ही जो है कि 4 स्टेप्स होंगे और पहले आइसोथर्मल, फिर एडियाबेटिक, फिर आइसोथर्मल और फिर एडियाबेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ प्रोसेस करा जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ए टू बी की बात करते हैं, ए टू बी प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं तो इसमें हीट एब्जॉर्ब किया है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्लस QH होगा। तो ये डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U। आइसोथर्मल है तो डेल्टा U 0 होगा, है ना, क्योंकि आइसोथर्मल है ना, तो डेल्टा U 0 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, QH इज इक्वल टू डेल्टा W। और आइसोथर्मल के केस में वार्डन, ध्यान होगा आप लोगों को पढ़ाया गया था, NRTH into ln of final volume that is VB by initial volume that is VA। इसे हमने मान लिया फर्स्ट। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें C to D में, C to D में अगर देखा तो हीट रिजेक्ट हुआ है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन लगा देंगे माइनस QC इक्वल टू डेल्टा U, यहाँ भी 0 प्लस डेल्टा W। वार्डन यहाँ क्या हो जाएगा, NRTC into ln of final volume that is VD by initial volume that is VC। इस माइनस को अगर यहाँ कर दिया जाए तो माइनस जो है लॉग के प्रॉपर्टी से यहाँ पावर में जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा QC इज इक्वल टू NRTC ln VC बाई VD। इसे हमने मान लिया सेकंड।
अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दें, यहाँ पे एन आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये एल का पार्ट रह जाएगा। तो ऐसा किया जाए कुछ, अगर हम लोग एडियाबेटिक की बात करें, मतलब बी टू सी प्रोसेस की बात करें, बी टू सी प्रोसेस तो एडियाबेटिक है। तो यहाँ पे टी और भी में अगर रिलेशन लाए, क्योंकि ये टी और भी में ही इक्वेशन है दोनों, है ना। तो टी और भी में अगर हम लोग इक्वेशन अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई करें टी इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से यहाँ पे टेम्परेचर कितना TH और वॉल्यूम VV, तो VV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे टेम्परेचर TC और वॉल्यूम VC, तो VC टू द पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से मिलेगा TC बाई TH इक्वल्स टू VV बाई VC टू द पावर TC बाई TH, सॉरी ये हो जाएगा VB बाई VS। हाँ ठीक है, और ये पावर में गामा माइनस 1 हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। और इसी तरह से फिर अगर हम लोग बात करें D2A में भी अगर यही इक्वेशन अप्लाई करें तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा TC और वॉल्यूम होगा VD टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे टेम्परेचर होगा TH और वॉल्यूम होगा VA, तो VA टू द पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा TC बाई TH इक्वल्स टू VA बाई VD टू द पावर गामा माइनस 1। इसे हमने मान लिया फोर्थ। यहाँ थर्ड और फोर्थ में आप देख सकते हैं LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ दिस इक्वल टू दिस, तो पावर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आपको VB बाई VC इक्वल टू VA बाई VD, इसे हमने मान लिया A इक्वेशन। इसे पहले आप नोट करें, इसके बाद आगे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे इसे एक लाइन और भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा कम हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे इस तरह से VD को यहाँ कर दिया जाए, ये VD बाई VC इज इक्वल टू VA बाई VB हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दे, इससे फायदा क्या होने वाला है, यहाँ पे आप देखें VC बाई VD, इससे अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए, ऐसा करते हैं, इसे रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। VC को जहां कर दें तो VC बाई VD, तो VA को जहां कर दें तो VB बाई VA, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें, इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे VC बाई VD है, VC बाई VD, और यहाँ पे VD बाई VC है, सॉरी यहाँ पे VC बाई VD है, VC बाई VD, और यहाँ पे VB बाई VA है, VB बाई VA। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दें, फर्स्ट और सेकंड को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो NR कैंसिल हो जाएगा, और ln VB बाई VA और ln VC बाई VD वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या, QH बाई QC इज इक्वल टू TH बाई TC, है ना। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, यहाँ पे इरेज करने जा रहे हैं। ऑपरेट सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकंड में डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट से, दैट बाई दिस, तो क्या मिलेगा, QC बाई QH इज इक्वल टू TC बाई TH, इसे हमने मान लिया B। पूरा नोट कर ले आप, सेकंड बाई फर्स्ट किया तो ये QC बाई QH इज इक्वल टू TC बाई TH आ गया। अब हम लोग को ये कार्नोट प्रेशर यूज करने से हुआ क्या कि ये जो रेशियो है वो किसके बराबर आ गया, रेशियो ऑफ टेम्परेचर के।
है ना। ध्यान होगा हीट इंजन में हम लोगों ने एफिशिएंसी में पढ़ा था 1 माइनस QC बाई QH। तो अगर हम लोग उस हीट इंजन में कार्नोट का प्रिंसिपल यूटिलाइज कर दें तो कह सकते हैं कि अगर कार्नोट का प्रिंसिपल यूटिलाइज कर रहे हैं मतलब ये जो रेशियो होगा वो इतने के बराबर होगा, मतलब 1 माइनस QC बाई QH। तो QC बाई QH को TC बाई TH से रिप्लेस किया जा सकता है ना। इसे आगे लिखा जाए, यहां से देखें एफिशिएंसी, हेडिंग दे, इसके बाद हेडिंग दे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। ध्यान दें कार्नोट इंजन कोई अलग से नया इंजन नहीं है, हीट इंजन ही है, सिर्फ उसमें हमने क्या करा कार्नोट का प्रिंसिपल यूज कर दिया। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, तो कार्नोट इंजन है तो ये हीट इंजन ही, तो हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या था QC बाई QH, बट क्योंकि हमने कार्नोट का यूज कर दिया इसलिए इस रेशियो को रिप्लेस कर सकते हैं किससे TC बाई TH से। तो यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग जब कार्नोट का प्रिंसिपल यूज करेंगे तभी इस रेशियो को इतना लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो दिस इज वैलिड ओनली फॉर कार्नोट इंजन, ये सिर्फ कार्नोट इंजन में अप्लाई होगा और ये फॉर एनी हीट इंजन, कार्नोट हो ना हो ये अप्लाई कर सकते हो आप, बट ये तभी अप्लाई कर सकते हो जब सिर्फ और सिर्फ वो कार्नोट इंजन हो, अदरवाइज आप ये अप्लाई करो। ठीक है, इसे ध्यान रखना। एक क्वेश्चन लिखें, a Carnot's engine operates with an efficiency of 40%, with its sink at 27 degrees Celsius, full stop. By what amount should the temperature of the source be increased with an aim to increase the efficiency by 10%, increase the efficiency by 10%। इसे खुद से सॉल्व करें एक बार। यहां पे ध्यान दें, हमने मान लिया लेट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू TH। इनिशियली कितना टेम्परेचर है सोर्स का दिया नहीं है, हमने मान लिया TH, और एफिशिएंसी दिया हुआ है 40%, तो लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC बाई TH। ईटा दैट इज 40%, दैट इज 40 बाई 100 इज इक्वल टू 1 माइनस TC बाई TH। TC आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में हो जाएगा 300 बाई TH। यहां से आप देख सकते हैं ये माइनस में आएगा प्लस में, 300 बाई TH इज इक्वल टू 1 माइनस दिस, ये हो जाएगा 60 बाई 100। यहां से TH इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 3000 बाई 6 दैट इज 500 केल्विन। मतलब इनिशियल जो टेम्परेचर है सोर्स का वो कितना है 500 केल्विन। अब बोला गया कि अगर हमें एफिशिएंसी 10% बढ़ाना है, 10% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, पहले 40% था, अब कितना करना होगा 50% एफिशिएंसी रखना है, तो उसके लिए सोर्स का टेम्परेचर कितना इंक्रीमेंट करना होगा। तो सोर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करने की बात कर रहा है, मतलब सिंक का टेम्परेचर जो है वही रहेगा। तो मान लिया जो फाइनल टेम्परेचर हो गया सोर्स का वो TH डैश हो गया, तो अब क्या लिख सकते हैं 50% का मतलब 50 बाई 100 इज इक्वल टू 1 माइनस TC वही है, और अब हो गया TH डैश, ये कितना हो जाएगा 300 बाई
pH dash is equal to 50/100, तो ये आपको मिलेगा 2, दैट इज 1/2। यहाँ से हो जाएगा pH dash is equal to 600 केल्विन, है ना। तो हेंस डेल्टा TH मतलब इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स कितना हो जाएगा 600 केल्विन माइनस 500 केल्विन इक्वल टू 100 केल्विन। मतलब 10% एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें सोर्स का 100 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीमेंट करना होगा। यहाँ पे जो ये सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाने की बात कर रहा था वो सिंक को भी बढ़ाने की बात कर सकता था, है ना। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लिख लें, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखें, कार्नोट इंजन इज अ रिवर्सिबल इंजन। कार्नोट इंजन इज अ रिवर्सिबल इंजन, full stop. All reversible engines operating between the, ये दोनों एक ही पॉइंट है। कार्नोट इंजन इज अ रिवर्सिबल इंजन, फुल स्टॉप। आगे लिखें पैराग्राफ चेंज करके, all reversible engines operating between the same two temperatures have equal efficiency and no engine operating between the same two temperatures can have an efficiency greater than this, full stop, greater than this, full stop. This theorem is called Carnot's theorem. This theorem is called Carnot's theorem. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ये फर्स्ट पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नो रियल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू specified temperatures can have a greater efficiency than that of a Carnot engine, operating between those same two temperatures. इसे बोला यह गया है कि जो भी कार्नोट इंजन है, तो कोई भी इंजन रियलिटी में कोई भी इंजन आप ले लो, उसका जो एफिशिएंसी है, उस इंजन का एफिशिएंसी कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी से कम ही होगा। मतलब अभी तक जो भी इंजन्स बनाए गए हैं, तो वो इंजन जिनमें कार्नोट प्रिंसिपल का यूटिलाइज किया गया है, उसका एफिशिएंसी अभी तक सबसे ज्यादा रहा है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग दे द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें स्टेटमेंट लिखे हैं, ये सब सिर्फ स्टेटमेंट आप लिख लो, इसे पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, है ना। इसका हम लोगों को कंपटीशन में कोई खास यूज है नहीं। तो लिखें, हीट फ्लोज spontaneously from a hotter HOTTER. Heat flows spontaneously from a hotter to a colder object, but not vice versa. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मल बेसिकली है क्या, जैसे आप जानते हो कि जो हीट एनर्जी है
वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करता है। अगर दो ऑब्जेक्ट को जो डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर उसे थर्मल कॉन्टैक्ट में आप लाते हो तो हायर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी फ्लो करके लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट में चला जाता है। बट तो ये हायर से लोअर वाले में जाता है तो इसमें हमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली खुद से चला जाता है। बट अगर लो टेम्परेचर वाले से हाई टेम्परेचर में हीट एनर्जी को भेजना हो तो ये अपने आप होने वाला नहीं है, उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। तो एक्चुअली यही है सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स की। जो हीट एनर्जी है वो हाई टू लो स्पॉन्टेनियसली फ्लो कर जाता है, बट लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर वो स्पॉन्टेनियसली फ्लो नहीं करता है, बल्कि कुछ वर्क करना पड़ता है ना। इसमें और आगे लिखें फुल स्टॉप है और वाइस वर्सा फुल स्टॉप। बिकॉज ऑफ दिस comma it is impossible for a cyclical system to transfer heat from a lower temperature body to a higher temperature body indefinitely unless external work is done on the system. External work is done on the system. जैसे कि मान लीजिए कि ये कप ऑफ टी है, एक कप चाय है, और आप देखते हो कि जब वो हॉट होता है तो वो कॉफ़ी कुछ वेपर बन करके वो एटमॉस्फेयर में जा रहा होता है। तो वो कप ऑफ कॉफ़ी में जो वेपर बन रहा है वो वापस फिर कंडेंस होकर के वापस फिर वो कॉफ़ी नहीं बनता है ना। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ प्रोसेस होता है जो स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो स्पॉन्टेनियसली वर्क करता है, बट उसके रिवर्स डायरेक्शन वो स्पॉन्टेनियसली खुद से वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इसमें बहुत सारी इस तरह की बातें हैं बट हमें उसका यूज नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट इसमें दिखा दिया रहा है, क्योंकि कभी कभी इसका बोर्ड में ये पूछ देता है ना। तो एक और स्टेटमेंट लिखे हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। हेडिंग दे केल्विन प्लैंक हाइफन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना अपना स्टेटमेंट दिया था, है ना। तो केल्विन और प्लैंक ने भी, केल्विन अलग है प्लैंक अलग है, दोनों ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, बट उन दोनों के स्टेटमेंट को कंबाइन किया गया जिसे बोला गया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। इसमें लिखे इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन a heat engine which works in cyclic process and whose only result it to take heat from a body at a single temperature and convert it completely into mechanical work. Full stop. ब्रैकेट में लिखे that is 100% efficient engine is impossible. 100% efficient engine is impossible.